हे गाइस। सो वेब क्रॉलर के डिज़ाइन में पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम को कैसे हमने फॉल्ट टॉलरेंट बनाया था। ये एक आर्किटेक्चर मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। अब उसके आगे का पार्ट देखते हैं जहां हम लोग बात करेंगे पोलाइटनेस की। तो उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें वेब क्रॉलर को पोलाइट बनाना पड़ेगा डीडॉस अटैक्स वगैरह से बचाने के लिए। तो होता क्या है यार, जितने भी डोमेन होते हैं ना, उसमें एक फाइल होती है रोबोट डॉट टी एक्स टी नाम की। क्या नाम की? रोबोट डॉट टी एक्स टी। उस रोबोट डॉट टी एक्स टी में मल्टीपल चीजें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें क्या होती हैं? यूजर एजेंट। बेसिकली आप जब भी कोई अपना सिस्टम बनाते हो उसमें देखना एपीआई कॉल में यूजर एजेंट बेसिकली रहता है, जो कि यूजली ब्राउजर का नाम होता है जिससे रिक्वेस्ट आई होती है। तो उस रोबोट डॉट टी एक्स टी में हर डोमेन में हम लोग यूजर एजेंट डिफाइन कर सकते हैं कि केवल इन्हीं यूजर एजेंट्स के लिए क्रॉलिंग अलाउड हो। यूजली उसमें स्टार ही रहता है कि क्रॉलिंग हमें हर जगह से करनी होती है। उसमें एक और फील्ड होती है डिस अलाउ। ये डिस अलाउ क्या करती है ना, इसमें कुछ पाथ डिफाइन होते हैं। तो अगर उस डोमेन में उन पर्टिकुलर पाथ पे रिक्वेस्ट आती है तो क्रॉलिंग अलाउड नहीं होती। वो सारे पाथ हम लोग डिस अलाउ की के करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। और तीसरा होता है क्रॉल डिले। ये बेसिकली होता है किसके लिए? डीडॉस अटैक से बचाने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि इस डोमेन पे मान लो एक एंड पॉइंट आया स्लैश यूजर, उसको आपने क्रॉल करा दिया। अब अगला जो एंड पॉइंट आएगा ना, इसको क्रॉल कराना चाहते हो, पिछला जब क्रॉल कराया था उससे 10 सेकंड डिले के बाद ही आ सकती है रिक्वेस्ट। इस तरह की डिटेलें रहती है रोबोट डॉट टी एक्स टी में। ठीक है। तो अब ये पोलाइटनेस इस सिस्टम में लाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, क्यू से उठाई एक यूआरएल, उसका डेटा फेच किया, उसको रॉ एचटीएमएल को S3 में स्टोर कराया, उसके बाद इस क्यू में डाल दी वो यूआरएल S3 की, और इस क्यू से उठा के पार्सिंग सर्विस ने उसको पार्स किया, जो अंदर यूआरएल निकली उसको दोबारा इस क्यू में डाल दिया। ये सिस्टम काम कर रहा था। हम लोग क्या करते थे, जब वेब पेज फेच होता था उसको S3 में डालने के बाद यूआरएल के करस्पॉन्डिंग जो लिंक है वो यहाँ टेबल में स्टोर करा लेते थे, है ना। अब क्या होगा, जब ये वाली सर्विस कोई वेबसाइट को फेच करेगी, उस टाइम पे मल्टीपल चीजें उसको ध्यान में रखनी होंगी। पहली, कि जिस वेबसाइट को वो फेच करने जा रही है उस डोमेन की रोबोट डॉट टी एक्स टी में डिस अलाउ के अंदर तो नहीं लिखा हुआ है वो यूआरएल का एंड पॉइंट। अगर ऐसा है तो हम क्रॉल नहीं कर सकते। अब एक तरीका तो ये है कि जितनी बार आप कोई यूआरएल फेच करने जाओ उस यूआरएल के डोमेन पे robot.txt पे चेक करो रन टाइम पे, या फिर पहली बार जब उस डोमेन पे कोई यूआरएल आप पास करने जा रहे हो उसी टाइम पे robot.txt उठाओ और इधर सेव करा लो कहीं पे। तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस ये डेटाबेस का डायग्राम थोड़ा जगह बचाने के लिए छोटा कर दे रहा हूँ। एक टेबल तो हमने बनाई थी, मान लो एक टेबल हमने ऐसे बना दी थी यूआरएल मेटा डेटा के लिए, जिसमें वो यूआरएल थी जिसके करस्पॉन्डिंग वेब पेज फेच किया था, उसको S3 में स्टोर किया था, यहाँ पे S3 लिंक था। ठीक है। सिमिलरली एक टेबल होगी जिस टेबल में डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग robot.txt का डेटा स्टोर होगा। तो वो कुछ कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। robot.txt का डेटा होगा, यहां डोमेन होगा, ठीक है। दूसरा क्या था? यूजर एजेंट, यही वाली डिटेल, यूजर एजेंट डिसअलाउ क्रॉल डिले। उसके अलावा लास्ट क्रॉल टाइम भी होगा। देखो यहां मैं लिख देता हूं यूजर एजेंट, ठीक है, उसके ऊपर लिख देता हूं डिसअलाउ, उसके नीचे लिख देता हूं मैं क्रॉल डिले, और एक हो जाएगा लास्ट क्रॉल टाइम। ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई यूआरएल आई उस डोमेन पे जाके उसका हमने वेब पेज फेच किया, उसी टाइम पे हमने जब सबसे पहली बार robot.txt लगाई तो लास्ट क्रॉल टाइम भी इस टेबल में स्टोर कराया।
अगली बार जब उसी डोमेन पे कोई यूआरएल का वेब पेज हम फेच करना चाहेंगे तो हम चेक करेंगे कि उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है यहाँ पे टेबल में robot.txt का ये जो डेटा है, अभी का टाइम माइनस लास्ट क्रॉल टाइम शुड बी ग्रेटर देन क्रॉल डिले। पहली चीज, तभी हम मैसेज को पार्स कर सकते हैं, वेब पेज फेच करेंगे। एक और चीज चेक करेंगे कि वो यूआरएल डिसअलाउड वाली यूआरएल के करस्पॉन्डिंग तो नहीं है। अगर है मतलब हम उस यूआरएल को पास नहीं कर सकते, सिंपली इस क्यू से डिलीट करवा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया डिलीशन का केस, अगर डिसअलाउ में जाती है कोई यूआरएल। दूसरा मैंने क्या बताया, अभी का टाइम माइनस लॉस क्रॉल टाइम शुड बी ग्रेटर देन क्रॉल डिले। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस क्यू को बता देंगे कि विजिबिलिटी टाइम आउट उस पर्टिकुलर मैसेज का सेट कर दो, सो दैट जो क्रॉल डिले है ना, सपोज कर लो अभी का टाइम तुम्हारा माइनस लास्ट क्रॉल टाइम है 5 सेकंड का, क्रॉल डिले चाहिए था 10 सेकंड का, इसका मतलब 5 सेकंड बाद ही तुम उस यूआरएल को फेच करा सकते हो। वो यूआरएल जो यहां पे पड़ी हुई थी उसका विजिबिलिटी टाइम 5 सेकंड का डाल दो, तो अगले 5 सेकंड के लिए ये क्यू हिडन रखेगा उस मैसेज को। ये एक तरीका हो गया। दूसरी और भी चीजें हम लोग देख सकते हैं, मतलब ये एक तो थोड़ी तो पोलाइटनेस सिस्टम में आ गई, अभी और भी चीजें बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, अब देखो यार इसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि सेम डोमेन पे जो मल्टीपल यूआरएल आएंगी उनका वेब पेज हमें फेच करना होगा, बट उसके पहले हम लोग चेक करेंगे कि नाउ माइनस लास्ट कॉल टाइम शुड बी ग्रेटर देन क्रॉल डिले टाइम। बार बार रीड मारना पड़ रहा है, लेटेंसी आएगी, उसको घटाने के लिए कैशिंग करते हैं, तो यहां पे आप एक कैशिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सब आपको डिस्कस करना पड़ता है। मतलब मैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना डिटेल्ड आर्किटेक्चर बना दो, बट मैं बता रहा हूं वेरियस पॉसिबिलिटी। SD2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक या दो अगर आपने पॉइंटर अच्छे अच्छे बता दिए ना, काम हो जाता है। उससे ऊपर SD3 उस सब पे जा रहे हो तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब दोस्तों का या जो भी मेरे सीनियर है वो ये बताते हैं कि 3 से 4 एरिया में डिटेल आपको बतानी पड़ती है। तो ये रेडिस वाला लगा सकते हो। दूसरा मोर इंपॉर्टेंट चीज है, अगला स्टेप मेरा क्या था, जो जनरल हाई लेवल डिजाइन के स्टेप थे, स्केलेबल बनाना। हमने फॉल्ट टॉलरेंस बनाया, पहले वीडियो में मैंने बताया था ना 3 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। फॉल्ट टॉलरेंट वो हो गया था पिछले वीडियो में, पोलाइटनेस अभी बता दिया, अब है स्केलेबिलिटी। तो यार स्केलेबल करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो क्रॉलर है इस क्रॉलर के मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए। मल्टीपल इंस्टेंस इसके आप बना सकते हो, है ना। अब देखो यार, सपोज करो एक पर्टिकुलर डोमेन पे एक पर्टिकुलर यूआरएल लास्ट क्रॉल हुई थी 12:00:00 पे, क्रॉल डिले था सपोज कर लो 10 सेकेंड का, अभी टाइम हो रहा है 1। तो यानी कि अब अगर सेम डोमेन पे कोई यूआरएल पार्स होना चाहेगी तो उसको हम अलाउ करेंगे, क्योंकि 12 बजे लास्ट टाइम क्रॉल हुई थी, 10 सेकंड का डिले है, बट अभी तो पूरा 1 घंटा आगे आ चुका है ना। इस मोमेंट पे 10 यूआरएल जो सेम डोमेन की थी, उन 10 यूआरएल को सपोज कर लो इस सर्विस के हॉरिजॉन्टल स्केल करने के बाद हमने 10 इंस्टेंस बनाए थे, उन 10 इंस्टेंस ने वो 10 यूआरएल उठा ली। केस बता रहा हूं, इन 10 इंस्टेंसेस ने वही 10 यूआरएल उठा ली जो सेम डोमेन की थी। तो वो 10 की 10 जब robot.txt में चेक करेंगे इंस्टेंस, तो देखेंगे हाँ यार क्रॉलिंग अलाउ कर सकते हैं। तो 10 के 10 इंस्टेंस क्या करेंगे,
उन सारी यूआरएल को क्रॉल करने देंगे। सेम टाइम पे 10 इंस्टेंसों ने एक एक यूआरएल उठा ली, टोटल 10 यूआरएल robot.txt पे चेक किया हर एक इंस्टेंस ने, उसने बोला हाँ अलाउ कर दो। तो क्या होगा, 10 की 10 रिक्वेस्ट एक साथ क्रॉल होने चली जाएंगी। बट पोलाइटनेस क्या कहती थी कि इस डोमेन पे एक यूआरएल क्रॉल हुई है तो कुछ समय वेट करने के बाद, जो क्रॉल डिले टाइम है उतना वेट करने के बाद ही आप अगली यूआरएल पार्स करा सकते हो। बट इस पर्टिकुलर केस में मैंने बताया कि सपोज इसके 10 इंस्टेंस हैं और यहाँ पे 10 यूआरएल हैं जो सेम डोमेन की हैं। एक एक इंस्टेंस ने एक एक यूआरएल उठा ली सेम टाइम पे और सबने robot.txt में चेक किया। नाउ ये 1 बजे माइनस लास्ट क्रॉल टाइम यानी 12 बजे, टोटल हो गया 1 घंटा। शुड बी ग्रेटर देन क्रॉल डिले था 10 सेकेंड एग्जांपल, तो अलाउ कर देंगे सारे इंस्टेंस। पोलाइटनेस का पर्पस फेल हो जाएगा। इसलिए हमें यहां पे चाहिए एक रेट लिमिटर। ठीक है, स्पेस बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे वो कर देता हूं। ये वेब सर्वर था जो वेब पेज देता था, यहां पे एक लग जाएगा रेट लिमिटर। नाउ इंटरनेट का जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी डोमेन में 1 सेकंड में मल्टीपल रिक्वेस्ट मत भेजो, 1 सेकंड में एक रिक्वेस्ट भेजो। तो रेट लिमिटर में हम एल्गोरिथम के हिसाब से आपको इंटरव्यूअर से डिस्कस करना है कितना रेट लिमिटिंग करनी है, 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह, वो आप सेट कर दोगे। अब एक और खतरनाक चीज, 10 इंस्टेंस ने 10 यूआरएल उठाई थी, मतलब हर इंस्टेंस ने एक एक यूआरएल उठाई जो सेम डोमेन की थी, उनको एक साथ भेज दिया वेब पेज फेच करने के लिए। रेट लिमिटर केवल एक ही को अलाउ करेगा, 9 को अलाउ नहीं करेगा। ये सर्विस मैसेज क्यू को बोल देगी कि ये जो 9 यूआरएल है इनका विजिबिलिटी टाइम 10 सेकेंड के लिए हिडन कर दो, ताकि अगले 10 सेकेंड बाद ये सारी क्रॉल हो चुके हैं। सपोज करो अगले 10 सेकेंड बाद फिर से वही 9 यूआरएल उठी और इस बार 9 इंस्टेंसेस ने एक एक उठा ली, फिर से एक साथ जाएंगी, रेट लिमिट हो जाएंगी। 8 यूआरएल का फिर से विजिबिलिटी टाइम हिडन कर। ध्यान से समझना, 10 इंस्टेंस से 10 यूआरएल थी जो सेम डोमेन को बिलोंग करती थी, एंड पॉइंट अलग अलग था, हर इंस्टेंस ने एक एक यूआरएल उठाई। लास्ट क्रॉल टाइम जो था वो 12 बजे था, नाउ है 1 बजे। क्रॉल डिले था 10 सेकेंड का, तो ऑब्वियसली सारे इंस्टेंस बोलेंगे कि हमें अलाउ करना है। सबने 10 यूआरएल भेज दी, इस कॉमन रेट लिमिटर ने एक अलाउ की, 9 को बोला कि अलाउ नहीं कर सकते, तो तुमने मैसेज क्यू में गए, बोले कि 9 का विजिबिलिटी टाइम 10 सेकेंड के लिए हिडन कर दो। आफ्टर 10 सेकेंड फिर से ऐसा हो सकता है ना कि 9 यूआरएल उठ के आई, 9 इंस्टेंसेस ने फिर से एक साथ भेज दिया, वो दोबारा रेट लिमिट होंगी, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसको सॉल्व करते हैं जिटरिंग। जिटरिंग का मतलब क्या होता है, रैंडम टाइम स्टैम्प। सपोज कर लो एक यहां से पहले केस में पास हुई थी, 9 रेट लिमिट हो गई थी, उन सारी 9 यूआरएल का विजिबिलिटी टाइम तुमने 10 सेकंड के लिए हिडन किया था, क्योंकि क्रॉल डिले 10 सेकंड का है। ना समझ में आए कमेंट में डालना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, सारी 9 की 9 यूआरएल को, मतलब 9 की 9 जो यूआरएल यहां से फंसी थी मैसेज को, उसको 10 सेकंड का क्रॉल डिले नहीं देंगे, एक 10 सेकंड प्लस कोई रैंडम टाइम स्टैम्प मतलब 1173 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके देंगे। इससे क्या होगा, 9 सेकंड के बाद सारी एक साथ विजिबल नहीं होंगी, मतलब जो विजिबिलिटी हिडन हुई है वो सबकी 10 सेकंड के बराबर विजिबिलिटी हिडन नहीं होगी, 10 सेकंड प्लस सम रैंडम टाइम स्टैम्प। तो कोई हो सकता है 10.1 सेकंड में विजिबल हो, कोई 10.2 सेकंड में विजिबल हो, कोई 10.3 सेकंड में विजिबल हो। तो ऐसा कभी होगा ही कि नहीं कि जो 10 यूआरएल इनिशियली सारी एक साथ इंस्टेंसेस ने उठाई थी, उनमें से एक पास हुई थी, 9 रेट लिमिट हुई थी, दोबारा वो 9 एक साथ खुलेंगी 10 सेकंड बाद और ये उठा लिया, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक साथ खुलेंगी ही नहीं, क्योंकि हमने उसमें एक रैंडम टाइम स्टैम्प लगाया था विजिबिलिटी हिडन करने के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं जिटरिंग। समझ गए, रेट लिमिटर, रैंडम टाइम स्टैम्प, ये हो गई तुम्हारी जिटरिंग।
अभी यार इसमें अभी आगे और भी कहानी है, ठीक है, चलो उस पर बात। तो चलो यार सिस्टम को थोड़ा और एफिशिएंट बनाते हैं, दो और चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। थोड़ी सी एक अनइम्पोर्टेंट है, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली अनइम्पोर्टेंट चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं। यार आपने देखा होगा कि ब्राउज़र से जब प्रोसेस होता था किसी यूआरएल को फेच करने का, तो उसमें स्टेप 1 क्या होता था? स्टेप 1 होता था उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी डीएनएस से लाते थे, ब्राउज़र में स्टोर कराते थे, फिर ब्राउज़र उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजता था और कंटेंट को लाता था। सेम डोमेन की कोई और यूआरएल जब हिट करनी होती थी तो अगेन हम वो डोमेन लेके डीएनएस के पास जाके आईपी नहीं लाते थे। पिछली बार जो आईपी लाए थे वो ब्राउज़र में कैश था, उसी को यूज़ कर लेते थे। यहाँ पे हम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं क्रॉलर की। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करा सकते हैं। समहाउ इस सर्विस, ये सर्विस क्या करती है, कोई यूआरएल आई तो पहले उसके डोमेन से आईपी लाती है, फिर उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजती है। तो इस डोमेन नेम के आईपी को हम कैश करा के यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए आप रेडिस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो डेटाबेस में भी स्टोर करा सकते हो। ये हो गया स्टेप 1। अब दूसरी चीज़, हम चाहे तो मल्टीपल डोमेन नेम, मल्टीपल डीएनएस भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यार डीएनएस बेसिकली क्या होता है ना, जब तुम डोमेन खरीदते हो वो तुम अलग अलग जगह से खरीद सकते हो, GoDaddy वगैरह से खरीद सकते हो, लेकिन जो भी डीएनएस है ना वो तुम यहाँ पे मल्टीपल यूज़ करोगे तो कुछ यूआरएल इस डीएनएस से रिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ यूआरएल किसी और डीएनएस से रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। डोमेन नेम सर्विस भले ही तुमने AWS की यूज़ की हो, वो एक्सेसिबल तो हर जगह होती है ना। तो हम यहाँ पे मल्टीपल डीएनएस के इंस्टेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं क्रॉलर के लिए, ठीक है। थोड़ी सी कठिन चीज़ है, ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, दोबारा बताऊंगा। फर्जी चीज़ थी, स्किप भी कर सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ में। सिस्टम को हमने स्केल कर दिया था, अब उसको एफिशिएंट भी थोड़ा करना है, ठीक है। एफिशिएंट कैसे करना है? ऐसा हो सकता है कि ये कुछ वेब पेज लेके आया, S3 में डाला, क्यू में डाला, इस सर्विस ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, पार्स किया, उस वेब पेज में कुछ एक्स्ट्रा यूआरएल्स निकली, उन यूआरएल को दोबारा पार्सिंग के लिए इस क्यू में डाला। हो सकता है वो जो नई यूआरएल निकली है उनमें से कोई एक यूआरएल सेम हो जो अभी अभी पार्स हुई है। अभी अभी जो पेज पार्स हुआ उसके अंदर जो यूआरएल है ना, हो सकता है वो सेम यूआरएल है उसी पेज की जो अभी पार्स हुआ है, दोबारा से यहाँ पे जाएगी, दोबारा से पार्स होगी। तो इस दोबारा पार्सिंग को बचाने के लिए हम इस मेटा डेटा में इज क्रॉल नाम का एक फ्लैग डाल सकते हैं। तो ये जब भी कोई वेब पेज फेच करेगा और उसको S3 में स्टोर कराएगा, तो S3 में स्टोर कराने से और फेच करने से पहले ये चेक कर सकता है कि वो यूआरएल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। प्रेजेंट है तो क्रॉल हो चुकी है कि नहीं, ये चेक यहाँ पे लगा सकते हो। इससे तो केस 1 सॉल्व हो गया कि सेम यूआरएल दो बार पार्स ना हो। अब आते हैं इसी के एडवांस वर्जन पे। ऐसा हो सकता है ना कि दो अलग अलग यूआरएल में कंटेंट सेम हो। सपोज करो यूआरएल शॉर्टनर से तुमने किसी बड़ी यूआरएल को छोटा करा दिया, कंटेंट तो दोनों में सेम ही रहेगा जब क्रॉल करोगे। इंटरनेट पे अक्सर होता है यार, पूछोगे हु इज पीएम मोदी, तो चाहे तुम हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल देखो, चाहे तुम न्यूयॉर्क टाइम्स का देखो, ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट होगा। मोदी जी की जीवनी, मगरमच्छ से लड़ गए थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। दो अलग अलग यूआरएल में अगर सेम कंटेंट है तो उसको भी पार्स कराने का कोई मकसद नहीं है। वो कैसे हैंडल करोगे? एक बीटेक में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चेक सम, अगर पढ़ा था तो भूल जाओ, उसका पूरा यूज यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे उसको कैसे यूज करोगे। वेब पेज लेके आए, S3 में स्टोर कराया, इस क्यू में डाला S3 का लिंक, इस सर्विस ने उस S3 की लिंक को फेच किया, पूरे पेज को पार्स किया, उसमें से यूआरएल एक्सट्रैक्ट की। यूआरएल एक्सट्रैक्ट करने से पहले जब हमने पार्स किया था कंटेंट, तो उस टेक्स्ट डेटा को दोबारा यहाँ S3 में स्टोर कराया था। इस पूरे टेक्स्ट डेटा का ये कंटेंट है ना, उसका हैश बना लो। हैश तो 256 या 112 कैरेक्टर का होगा, उस हैश को यहाँ पे स्टोर करा लो। ओ शायद गया, ये रहे।
एक मिनट, मैं मार्कर जा चुका है। चलो इसको यूज करते हैं हम। इस पूरे टेक्स्ट डेटा का यहां पे आप हैश बना लो। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, एक दूसरी यूआरएल जिसमें पिछली यूआरएल की जैसा ही कंटेंट है, जब उसका पेज फेच होगा, यहां पे रॉ स्टोर होगा, उसके बाद पार्सिंग क्यू को दिया जाएगा। पार्सिंग क्यू की वाली सर्विस उस कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेगी। दोबारा एक्सट्रैक्ट होने से बचाने के लिए इस हैशिंग फंक्शन को यूज करेगी वो। कैसे? ये वाली सर्विस ने टेक्स्ट कंटेंट जब एक्सट्रैक्ट किया S3 यूआरएल से, अभी पार्स नहीं किया है, अभी सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया है, उस रॉ टेक्स्ट कंटेंट को दोबारा S3 में स्टोर कराते थे। दोबारा S3 में स्टोर कराने से पहले ही चेक कर लेंगे कि क्या इस नए एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट का जो हैश आ रहा है वो पहले से यहां किसी और यूआरएल के करस्पॉन्डिंग सेव है कि नहीं। अगर है, इसका मतलब पास्ट में कोई एक यूआरएल का कंटेंट इस एक्सट्रैक्टेड कंटेंट के बराबर है, तो उस केस में यहीं पे हम ये रिक्वेस्ट रोक देंगे। ये सर्विस क्या करती थी? टेक्स्ट कंटेंट एक्सट्रैक्ट करती थी, उसका सेव करती थी टेक्स्ट, और फिर उसमें से यूआरएल एक्सट्रैक्ट करती थी, बेसिकली पार्सिंग करती थी। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि उस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट का हैश पहले से किसी और यूआरएल के हैश, मतलब पहले से किसी और यूआरएल के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं। अगर है, इसका मतलब सेम कंटेंट पहले पास किया जा चुका है, प्रोसेस को हम यहीं पे रोक देंगे। अब हैश डेटाबेस में स्टोर कराओगे, 10 बिलियन यूआरएल्स है, कितना बिग लार्ज डेटा सेट बनेगा, उस पर रीड क्वेरी चलाना कितना मुश्किल होगा। राइट क्वेरी कभी चलेगी नहीं। ये एक बार एक यूआरएल पार्स हुई, उसका हैश बन गया, दोबारा तो उसका हैश कभी राइट होगा नहीं। सिस्टम में अगर सिर्फ रीड लेटेंसी होती है तो उसको रोकने के लिए हम लोग कैशिंग यूज करते हैं, ये थ्योरी के वीडियो में पढ़ाया था। तो हम लोग इन हैशेस को डेटाबेस में डालने की जगह रेडिस में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गलत बना दिया, हम लोग रेडिस में भी डाल सकते हैं। अब ये वाली सर्विस करंट एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट का हैश बनाने के बाद डेटाबेस में चेक नहीं करेगी, सीधा इस रेडिश हैश में चेक कर लेगी। एक रेडिश हैश सेट होता है, हैश सेट, ठीक है, उसमें सारी हैश होंगी, तो चेक करेगा करंट एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट का जो हैश है वो इस रेडिश में अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो यहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा, अवेलेबल नहीं है तो यहां पे हैश पहले सेव होगा, उसके बाद S3 में सेव होगा ओरिजिनल कंटेंट, S3 में ओरिजिनल कंटेंट जाएगा, यहाँ पे उस कंटेंट का हैश जाएगा, फिर उसमें से यूआरएल पार्स होगी, आगे की फंक्शनिंग चलेगी। अब देखो, एक वेब पेज हमने कितने साइज का लिया था? लगभग 2 से 3 MB का। यूआरएल कितनी पार्स की थी? 10 बिलियन। 10 बिलियन इंटू 2 MB कितना आ जाएगा? सैकड़ों जीबी। इतना बड़ा इन मेमोरी हैश बनाओगे आप? बना सकते हैं, AWS लिमिट देता है 256 GB तक की, लेकिन इंटरव्यूअर के साथ आपको ये चीज डिस्कस करनी पड़ेगी कि ये जो इतना बड़ा, क्योंकि अनयूजुअल है ना, इतना बड़ा हैश कभी देखा नहीं है हमने, तो आपको अनयूजुअल चीजें बतानी पड़ती है इंटरव्यू को कि 256 GB का हैश बनेगा। मान लीजिए इंटरव्यू ने इस तरह की चीज बोल दी कि यार बहुत बड़ा साइज का तुम हैश बना रहे हो, इतने बड़े साइज का हैश जरूरी नहीं है, मतलब हम मेमोरी इतनी नहीं देंगे, तब क्या करोगे?
एक बहुत ही यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है और तुम्हें कूल बनाता है, ठीक है। ब्लूम फिल्टर, ये सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में बहुत चलता है। ब्लूम फिल्टर को आप यूज कर सकते हो। ब्लूम फिल्टर क्या होता है? देखो, ब्लूम फिल्टर कुछ भी नहीं होता है। ब्लूम फिल्टर यार ऐसे समझ लो कि स्पेस एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली ब्लूम फिल्टर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली रेडिस की तरह ही इन हैश को स्टोर कराएगा, और उस पर जाओगे आप, बोलोगे कि क्या ये हैश तुम्हारे पास है, तो यस या नो बोलेगा। फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है वो। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्लूम फिल्टर बोले हाँ ये हैश मेरे पास है, लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट फॉल्स भी हो सकता है, एक्चुअल में उसके पास नहीं होगा। बट फॉल्स नेगेटिव कभी नहीं होंगे। अगर इसने बोला कि मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। नो मीन्स नो, यस माइट बी नो। तो ब्लूम फिल्टर क्या करता है ना, अच्छा फायदा क्या होगा? हैश तुम्हारी कंसिस्टेंट थी, यस या नो का मतलब यस और नो ही था। हैश है कि नहीं है, या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी, मतलब या तो ना आएगा या तो हाँ आएगा। ब्लूम फिल्टर में पॉजिटिव आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में नेगेटिव है, यानी कि एक्चुअल में उसके पास हैश नहीं है। बट अगर इसने नहीं बोला तो वो पक्का ही नहीं है उसके पास। ये जो इनकंसिस्टेंसी आएगी उसकी वजह से, मतलब इनकंसिस्टेंसी तो आई लेकिन एक फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ? यहां पे आपको सैकड़ों जीबी की स्टोरेज चाहिए थी ना, अगर आपको रेडिस में बनाना है। ब्लूम फिल्टर में स्पेस कम चाहिए होती है। तो सपोज करो ये है स्पेस, ये है कंसिस्टेंसी। ब्लूम फिल्टर में अगर आप स्पेस और कम करोगे तो जो इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगी, मतलब फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप स्पेस बढ़ाओगे तो फॉल्स पॉजिटिव के चांस घटेंगे, ठीक है। कैप थ्योरम क्या कहती है? पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है। यहां पे कंसिस्टेंसी अगर आप सिस्टम में बहुत अच्छी जाते हो तो ये इनकंसिस्टेंसी का बार था। बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, ब्लूम फिल्टर में क्या होगा कि अगर आप स्पेस बढ़ाओगे तो फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस कम है। इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी के आने के चांसेस कम है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी के आने के चांसेस ज्यादा है। स्पेस, ठीक है। स्पेस बढ़ाओगे तो कंसिस्टेंट रहेगा आपका ब्लूम फिल्टर, यानी कि सिस्टम। स्पेस घटाओगे तो कंसिस्टेंसी भी कम होगी। अब क्योंकि स्पेस हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे, अगर स्पेस अलाउ होती तो हम सीधा रेडिस ही यूज़ करते, तो स्पेस भी आपको कम ही यूज़ करनी है। अब देखो 256 जीबी की एक रेडिस नहीं बन सकती है, बट हम 10-10 जीबी की 100 रेडिस बना सकते हैं। तो हम कंसिस्टेंट हैशिंग का जो मेरा वीडियो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि हम क्या करते थे, मल्टीपल रेडिस के इंस्टेंस बना देंगे, रेडिस को भी हॉरिजॉन्टली स्केलेबल कर देंगे। सपोज अगर ब्लूम फिल्टर नहीं यूज करना है, रेडिस के एक इंस्टेंस में 256 जीबी की स्टोरेज, मतलब इतनी अनयूजुअल स्टोरेज है, कहीं मैंने देखी नहीं, तो हम ये कर सकते हैं 10-10 जीबी के मल्टीपल इंस्टेंस रेडिस के बना देंगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी ना कि अगर यहाँ पे आपने कुछ हैश डाला नया कैलकुलेट करके, तो हर इंस्टेंस में रेप्लिकेट कराना होगा। रेप्लिकेशन या तो सिंक्रोनस होगा या तो एसिंक्रोनस होगा। सिंक्रोनस होगा तो लेटेंसी बढ़ जाएगी लेकिन कंसिस्टेंट रहेगा आपका सिस्टम। एसिंक्रोनस रहेगा तो लेटेंसी तो कम रहेगी लेकिन सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
तो आप देख रहे हो कि है लेटेंसी भी यहाँ पे, या तो लेटेंसी बढ़ा लो या तो कंसिस्टेंसी बचा लो। कंट्रेरी टू दैट, contrary to this, अगर हम मल्टीपल इंस्टेंसेस रेडिस के बनाते हैं, लेटेंसी तो घट बढ़ सकती है बेस्ड ऑन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सपोज करो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना होगा। कैप थ्योरम के अकॉर्डिंग या तो कंसिस्टेंसी ला सकते हो या तो अवेलेबिलिटी ला सकते हो। तो कंसिस्टेंसी तो हम ले आए, सिस्टम को थोड़ा अवेलेबल भी रखना है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रेडिस के इंस्टेंस आप नहीं बना सकते भाई। 256 GB, मान लो 200 GB आपको टोटल रेडिस का इंस्टेंस बनाना था, आपने 10-10 GB के 20 इंस्टेंस बना दिए। अब ये 20 इंस्टेंस जो है ना, बहुत सारे इंस्टेंस है, इसकी वजह से अवेलेबिलिटी तो सिस्टम की बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक डाउन भी हो गया तो दूसरा चलता रहेगा, बट लेटेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक में अपडेट होगा, सब में जाके रेप्लिकेट कराना होगा। ठीक है। दूसरी बात, वो रिकैप करा देता हूँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत ये हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाली कैश आपने बनाई थी 200 GB की। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वो होती, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हटाने के लिए सिस्टम में रिडंडेंसी लाते हैं, थ्योरी में देखा था। रिडंडेंसी के लिए हम लोग 200 GB के मल्टीपल इंस्टेंस बना देंगे, इससे सिस्टम हमारा अवेलेबल तो हो जाएगा, अवेलेबल तो हो जाएगा, लेकिन ऑन टॉप ऑफ अवेलेबिलिटी अगर कंसिस्टेंसी भी रखनी है तो इनके बीच में सिंक कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा। वो भी थ्योरी में आपने देखा था सिंक एसिंक क्या होता है। अगर अवेलेबल तो है ही, मतलब बहुत सारे इंस्टेंस है ही, उस पर सिंक भी कराओगे, यानी कि हाईली कंसिस्टेंट रखोगे, तो लेटेंसी बहुत डाउन होगी, मतलब सॉरी, लेटेंसी भी बहुत बढ़ जाएगी। स्केलेबिलिटी क्या होती थी, थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, बिना परफॉर्मेंस को घटाए और लेटेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लॉट ऑफ लोड। सपोज करो सिस्टम में नॉर्मल लोड है, परफॉर्मेंस इतनी है, लेटेंसी इतनी है। अब खूब सारा सिस्टम में लोड आया, वो लोड सिस्टम हैंडल कर ले, बट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब ना हो और लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़े ना, थोड़ा थोड़ा घट बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना हो। इस केस में कंसिस्टेंसी तो हमने बचा ली, स्केलिंग ही कर रहे थे हम लोग, सिस्टम को कंसिस्टेंट रखा, अवेलेबल भी रखा, बट लेटेंसी बहुत बढ़ गई, तो बेसिकली हम कह ही नहीं सकते कि सिस्टम अवेलेबल है, लेटेंसी बहुत डिग्रेड करानी नहीं थी। सपोज करो यहाँ पे हम एसिंक कम्युनिकेशन करा दें, तो लेटेंसी तो ज़्यादा खराब नहीं होगी, बट कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई डेटा अपडेट हुआ, अब वो एसिंक्रोनसली अपडेट हो रहा है, अगली बार रीड रिक्वेस्ट इस इंस्टेंस पे चली गई। तो आप देख रहे होगे कि कैप थ्योरम यहाँ पे फॉलो हो रही है, सिस्टम को आपने अवेलेबल तो बना दिया मल्टीपल इंस्टेंसेस लाके, बट फिर आपको कंसिस्टेंसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अवेलेबल के साथ कंसिस्टेंट रख नहीं सकते क्योंकि लेटेंसी बहुत बढ़ जाएगी, तो बेसिकली स्केलेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस पूरे भसड़ को हटा सकता है ब्लूम फिल्टर। कंसिस्टेंसी ब्लूम फिल्टर अगर यूज करेंगे पहली बात तो लेटेंसी डिग्रेड नहीं होगी,
इसका मतलब स्केल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी पे। तो कंसिस्टेंसी भी आपने देखा था कि फॉल्स पॉजिटिव के जो चांसेस होते हैं, अगर हम ब्लूम फिल्टर में स्पेस बढ़ा दें तो फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कम हो जाते हैं। सिस्टम की टेस्टिंग के बाद एक फाइन ट्यून पॉइंट डिसाइड किया जाता है कि हम इस ब्लूम फिल्टर में कितनी स्पेस देंगे, जिससे कि कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना हो। लेटेंसी तो खैर होगी नहीं, क्योंकि अब मल्टीपल इंस्टेंस है नहीं, सिंक एसिंग की बात ही नहीं है, एक जगह डालना है। अवेलेबिलिटी थोड़ी घटती हुई लग रही है, तो उसके लिए हम एक बैकअप इंस्टेंस बना देंगे ब्लूम फिल्टर का, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा वेब क्रॉलर काम करेगा। मैंने 4-5-6 वीडियो देखे थे, थोड़ी थ्योरी पढ़ी थी, कुछ एक आध दो वीडियो में से ही मैंने मोस्टली कंटेंट उठाया है। आप चाहो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, बट सिंगल शॉट ही सोर्स है, मल्टीपल वीडियोस का डेटा यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। इतना बड़ा आर्किटेक्चर आप बना के दिखा दो इंटरव्यू में, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ये बिल गेट्स भी नहीं बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। इसमें मैंने जितने पॉइंट बताए उसमें से SD2 के लिए 2 पॉइंट भी अगर आप डिटेल में बता दो काम हो जाएगा। SD3 या स्टाफ के लिए 4 पॉइंट। जैसे एक डिटेल का पॉइंट ये ब्लूम फिल्टर वाला हो सकता है, दूसरा डिटेल का पॉइंट क्रॉल डिले वाली चीज हो सकती है, मतलब ये रेट लिमिटर वाला, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, मेन सर्विस को ब्रेक करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, 2 अलग अलग URL है लेकिन उनके अंदर कंटेंट सेम है, तो उनको दोबारा पार्स नहीं कराना। तो ये 3-4 मेन पॉइंट है, ये आपको बताने पड़ेंगे। तो यही था हमारा वेब क्रॉलर का वीडियो, यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा।